काफ़ी भ्रमित हैं या डाउट में हैं, है ना? आज हम बात करेंगे कि ये जो खाली वक्त है इस समय का, चूँकि अभी हाल-फिलहाल वैकेंसी नज़र आ नहीं रही है और सभी को ये नज़र आ रहा है कि जल्दी ही भर्ती आने में है, कब आएगी, कैसे आएगी, कब एग्ज़ाम्स होंगे, इनके ऊपर किसी को कुछ भी नहीं पता। फिर भी मैं प्रयास करूँगा कि आपके इन सारे डाउट को समाधान दे सकूँ। देखिए, मैं सबसे पहली चीज़ ये बताना चाहूँगा आपको कि आप अपनी तैयारी को ठीक तरीके से सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए पहला काम तो ये करिए कि जो-जो बिंदु है, जो-जो कारक है, जो आपकी पढ़ाई को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनको दूर कीजिए। चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे वो आपके ऐसे नेगेटिव साथी हो जो साथ में हैं, चाहे वो कुछ ऐसे बहुत सारे कारक होते हैं और आपको इससे ज़्यादा अच्छे से पता है कि आपको प्रभावित करने वाले, नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं। सबसे पहले उनसे दूर होइए, क्योंकि हम कितनी भी बातें बता लेंगे, आखिर में आप उन चीज़ों से अपना ध्यान भटका दोगे तो इन बातों का कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि हम बताने वाले लोग हैं, इम्प्लीमेंट तो आपको ही करना होता है ना? और मैं ये मानता हूँ कि जब तक डिस्ट्रैक्ट करने वाले लोगों से आप दूर नहीं होंगे या उन तत्वों से दूर नहीं होंगे, तब तक ये चीज़ें प्रभावी रूप से धरातल पे उतरने में कामयाब नहीं हो पाएगी, है ना? तो जैसे सोशल मीडिया, आपको ठीक से पता है कि ये हमारी समय की बर्बादी का अहम कारण है। आपको बहुत अच्छे से पता है ये बात, बावजूद उससे आप दूर नहीं हो रहे। आप अपना स्क्रीन टाइम मोबाइल पे देखोगे 4 से 5 घंटे औसतन होता है और आपको पता है 4-5 घंटे पढ़कर कोई व्यक्ति 2-3 साल के अंदर आईएएस बन जाता है और आप उन 4-5 घंटों को बर्बाद ऐसे कर रहे हैं जिसका कोई वैल्यू नहीं है। तो आप अपना टाइम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, परिणाम तो आएँगे। अगर आप पढ़ाई में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो भी परिणाम आएँगे। अगर आप मोबाइल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो भी परिणाम आएँगे। अब अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो परिणाम आपके पक्ष में आए। अब आपको खुश करने वाले परिणाम पढ़ाई में टाइम इन्वेस्ट करोगे तो आएगा और लोगों को खुश करने के परिणाम मोबाइल में आप इन्वेस्ट करोगे तो आएगा। परिणाम तो आएगा और आपको परिणाम झेलना पड़ेगा। टाइम आप उन तत्वों को दोगे, मोबाइल जैसे तत्वों को, और भी कई सारे तत्व हैं, तो उसके परिणाम आप सह नहीं पाओगे, आपके लिए वो बड़े नेगेटिव परिणाम होंगे। पढ़ाई को देते हैं तो आपके परिणाम बड़े शानदार परिणाम होंगे। तो परिणाम तो मिलना तय है। तो बेहतर है कि आप अपना टाइम जो है अच्छी जगह इन्वेस्ट करें, तो डेफिनेटली ठीक तरीके से परिणाम आते हैं। हम डाउट में आते क्यों हैं? हम डाउट में सिर्फ इन्हीं चीज़ों के कारण आते हैं। एक तो हम अस्त व्यस्त होते हैं, दूसरा हम ऐसे तत्वों से घिरे हुए होते हैं। इस चक्कर में क्या होता है कि हम ठीक तरीके से अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाते और हम पढ़ाई नहीं हो पाती। पढ़ाई जब नहीं होती है तो फ्रस्ट्रेट होते हैं, फ्रस्ट्रेशन होता है, इरिटेशन होता है और खुद पे गुस्सा आता है और फिर लगता है कि मैं कर क्या रहा हूँ। और ये ऐसी अवस्थाएं हैं जो व्यक्ति को डिप्रेशन में ले जाती है। अंत में व्यक्ति बड़ा अच्छा इंटेलिजेंट व्यक्ति हारना शुरू कर देता है, शस्त्र डाल देता है। तो मैं इन चीज़ों को दूर करने का प्रयास करूँगा अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो। तो देखिए 2 चीज़ें करिए। सबसे पहला, इस प्रकार के जो समय खराबी वाले कारक हैं, अब समय खराब करने वाले कई कारक हो सकते हैं। खराब करने वाले कारक है ना, कई कारक हो सकते हैं। अब ये कारक कौन-कौन से हैं? जैसे सबसे बड़ा कारक तो आजकल सच में सोशल मीडिया है ना? आप डिलीट कर दो, व्हाट्सएप डिलीट कर दो, आप फेसबुक डिलीट कर दो, इंस्टाग्राम डिलीट कर दो, टेलीग्राम रख लो, उसमें 1-2 चैनल जो ठीक-ठाक क्रेडिबल चैनल है, उसको फॉलो कर लो, उसकी न्यूज़ देख लिया करो। यूट्यूब में भी 1-2 कोई ठीक-ठाक आप जिनको मानते हो, उसका एक आधा वीडियो कभी आता है तो सप्ताह में या महीने में 1 बार देख लो, बाकी उसको भी बंद रखो। और व्हाट्सएप की वैसे ज़रूरत है नहीं आप लोगों को, मोस्टली टाइम फ़ोन साइलेंट रखो। दूसरा क्या आता है, नकारात्मक लोग, नेगेटिव पीपल, इन लोगों से ना बात करो, ना ज़्यादा इनसे कोई इतनी अच्छी मित्रता भी मत रखो। ज़्यादा ऐसी बात होती है, अपने आप को उस वार्ता से दूर कर लो, तो धीरे-धीरे आप वैसे उस ग्रुप से दूर हो जाओगे। तीसरा होता है, आजकल ग्रुप स्टडी में भी ये चीज़ें होनी शुरू हो गई है और लाइब्रेरी वगैरह में भी ऐसी चीज़ें होती है, तो आप इन चीज़ों से अपने आप को दूर कर लो। जितना जल्दी दूर करोगे, उतना ही आपके स्वास्थ्य के लिए
फ़ायदेमंद है स्वास्थ्य के लिए, मतलब एजुकेशन स्वास्थ्य के लिए। तो ये एक तो आप इनसे दूर होइए, ठीक है? क्योंकि ये लोग ऐसी बात करेंगे जो धरातल पे है नहीं, कि भर्तियों का हो, चाहे कट ऑफ के हो, चाहे पेपर आउट हो, ये वो, मतलब बहुत सारी, जैसे अभी राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2024 आए थे संशोधित होके, इतनी लंबी बहस छिड़ी है, उसमें ये लिखा है, उसकी ये व्याख्या होती है, सर आपने गलत व्याख्या की है, 50 लोगों को सुना, देखा, क्या मतलब है? साइकोलॉजी, पेडागोजी इधर की उधर कर दी होगी, इधर की उधर कर दी होगी, आपको तो पढ़नी है, आपको तो पढ़नी है, भली फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड में रखो, ये नियम वो नियम, बाकी कुछ चीजें विज्ञापन के साथ क्लियर हो जाती है, इस कमेंट्री में शामिल होकर हम अपना समय खराब करते हैं। बेहतर है इन चीजों से दूर रहिए आप, ठीक है? एक काम तो ये कर लीजिए। दूसरा, हमारे पास में जब फिक्स टारगेट नहीं होता कि भाई मुझे तैयारी किसकी करनी है, तब स्थितियां खराब हो जाती है। आप पहले इन चीज़ों से दूर होइए, फिर अपना एक टारगेट सेट कीजिए। जैसे आप जिसके भी एलिजिबल हो रहे हैं, जैसे कुछ बच्चे हैं जो एमए कर चुके हैं, एमएससी वगैरह, और जिनका फर्स्ट ग्रेड में एलिजिबल हो रहे हैं, तो मैं तो ये कहूँगा कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कीजिए। अगर आप फर्स्ट ग्रेड की नहीं कर रहे हैं और स्टार्टिंग से ही सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं, तो इसी को कंटिन्यू कीजिए। अगर इसकी भी नहीं कर रहे, आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं, तो कंटिन्यू इसी पे लगे रहिए, है ना? टारगेट फिक्स रखिए आप, और किसकी तैयारी करूं, ये आपसे बेहतर कोई निर्णय नहीं ले सकता, क्योंकि आपको ही पता है कि आप में क्या खूबियां हैं, क्या कमियां हैं, आप एलिजिबल है कि नहीं है। जहां तक भर्तियों की बात है, अब इन तीनों वैकेंसीज की मैं बात बता दूं आपको, जो भी स्टूडेंट अगली जून जुलाई 2025 तक जिनकी योग्यताएं पूरी हो रही है, वो सारे एलिजिबल हो जाएंगे। जैसे मान लो कि जून जुलाई में किसी का एमए पूरा हो रहा है, वो भी एलिजिबल है इसमें फर्स्ट ग्रेड में, किसी का बीएड पूरा हो रहा है सेकंड ग्रेड में, जहां भी एलिजिबल हो आप उसको सेट करके तैयारी शुरू कर दो, ठीक है? तैयारी कैसे करनी है इस पर भी हम बात करेंगे। तो टारगेट अपना फिक्स रखो, एक अभी से बना लो, क्योंकि अभी वैकेंसीज की अगर मैं बात करता हूँ, तो अभी 70,000 की बात बजट में की गई है, इसको मूर्त रूप देते देते जुलाई अगस्त आ जाएगी, ऐसा मेरा इनर कॉर्नर कह रहा है। जुलाई अगस्त मिनिमम बता रहा हूँ, उसके बाद एग्ज़ाम चॉइस में तो कुछ होना नहीं है, रीड पात्रता हो जाए तो पता नहीं, बाकी कुछ भी नहीं होना है। 25 में एग्ज़ाम जाते जाते होंगे, 25 में मुझे लगता है लेट ही होंगे, कोई स्टार्टिंग में इतना फास्ट काम होने वाला है नहीं, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो चॉइस में तो कोई एग्ज़ाम नहीं, आपके पास में 10-12 महीने का ठीक ठाक समय पड़ा है। आप एक डिसीजन लेके तैयारी करेंगे तो किसी भी परीक्षा को इतने समय में आराम से पास किया जा सकता है, और डिसीजन ये आपको ही लेना पड़ेगा। मैं कहूँ कि फर्स्ट ग्रेड करो या सेकंड ग्रेड को, नहीं, डिसीजन लेने में क्या चीज़ें ध्यान रखी जाती है, पहले किसकी तैयारी करिए ये भी देखा जाता है, ये देखा जाता है कि किस विषय आपकी कौन सी कमजोरी है, कौन सी खूबी है, आप उस भर्ती के लिए पात्रता रखते हैं कि नहीं रखते हैं, ये सारे आयाम देख के और आप डिसाइड कर लीजिए आराम से सोच विचार के। ये सब जब डिसाइड हो जाए कि मुझे फर्स्ट ग्रेड, अब एक बच्चे का मैसेज आता है, सर मैं 4 महीने से 7 महीने से फर्स्ट ग्रेड की कर रहा हूँ और अब मैं चाहता हूँ मैं सेकंड ग्रेड की करूँ। भाई क्यों चाहता है ऐसा? मुझे लग रहा है सर मैं पात्र नहीं होऊंगा। क्यों नहीं होगा? सर मेरी एमए जो है वो दिसंबर में पूरी हो रही है। तो पात्र ही है, तैयारी करते जाओ। अच्छा, ऐसी स्थिति अगर उत्पन्न हो जाए कि आप पात्र नहीं हो पाएंगे, तो फिर उस परीक्षा को छोड़ दीजिए, क्योंकि डाउट के साथ, विभिन्न सारे संशय के साथ में आप पढ़ नहीं पाओगे। तो बेहतर है जिसमें कन्फर्म आप एलिजिबल है उसी की करिए। कोई भी नौकरी छोटी बड़ी नहीं होती है ना, आप डिसाइड करके ये सब चीज़ें कर लीजिए। टारगेट सेट हो जाने के बाद में कि भाई मैंने फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड या अध्यापक की करनी है, आरएस की करनी है, एसआई की करनी है, क्योंकि सारी वैकेंसीज आएगी। हर सरकार का एक सामान्य सही एक प्रक्रिया रही है, जब भी सरकार आती है तो 1 साल बाद एक सारी भर्तियाँ संपादित होती है। जैसे अभी ये 23 में नई गवर्नमेंट बनी है, तो 25 में सारी वैकेंसीज होगी, फिर सरकार वापस जा रही होती है, उस साल फिर भर्तियाँ आती है, तो 27 में फिर वैकेंसीज आएगी, 27-28 के अंदर, 28 में फिर परीक्षाएं होगी। तो आप मान के चलिए कि 2025 और फिर 2028, ये 2 ऐसे साल है जिस समय परीक्षाएं हो रही होगी, ठीक है ना। तो खूब भर्तियां खूब आती, कोई भी सरकार, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात मैंने सरकार बदली थी तब भी लिखी थी, क्योंकि कई लोगों ने ये कहा था कि भर्ती आएगी नहीं, अब यूपी की तर्ज पे हो जाएगा ये वो। तब मेरे को किसी ने कहा कि बीजेपी के एजेंट बन गए वगैरह वगैरह। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से।
तो और वो बात अब साबित भी होगी आगे, और अभी बजट में भी 17,000 की बात कर ली वगैरह वगैरह। तो वैकेंसीज खूब आती रहेगी, आप अपने टारगेट हिसाब से सेट कीजिए और इसकी तैयारी कीजिए। उसके बाद में जब टारगेट सेट कर दिया बढ़िया तरीके से, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वगैरह, आजकल क्या सभी में 2-2 पेपर हो रहे हैं, सेकंड ग्रेड में भी, फर्स्ट ग्रेड में भी, शिक्षक में भी पात्रता परीक्षा और मुख्य परीक्षा, है ना। तो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट शिक्षक में तो क्या है ना कि अगर किसी ने मुख्य परीक्षा की तैयारी ठीक से करी तो उसका पात्रता आराम से हो जाती है। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी का अगर आप प्लान करते हैं तो फिर आप है वो दोनों पेपर को ध्यान में रखें, फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों, है ना। अगर आप सोचोगे कि नहीं सर मेरा फर्स्ट पेपर बेहद अच्छा है, तो अभी छोड़ सकते हो, सेकंड करिए। अगर आपको लगता है कि दोनों पेपर कमज़ोर हैं, तो समय दिन का कम से कम कुछ हिस्सा फर्स्ट पेपर को दीजिए, कुछ हिस्सा आप सेकंड पेपर को दीजिए, थोड़ा सेकंड पेपर को ज़्यादा दीजिए, 5-6 घंटे दे दीजिए, फर्स्ट पेपर को भी 2-3 घंटे दे दीजिए, है ना। इस तरह से फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों को साथ में लेते हुए चलें। मॉर्निंग का जैसे एक स्लॉट पूरा फर्स्ट पेपर को दे दिया, बाकी पूरा दिन सेकंड पेपर को दिया, ये भी कर सकते हो। और ये भी कर सकते हो कि सब मेरा फर्स्ट पेपर ठीक है अभी हाल फिलहाल, तो पूरा दिन ही सेकंड पेपर को देके भर्ती तक आप सेकंड पेपर बढ़िया कर सकते हो। फिर जैसे वैकेंसी आती है उसके बाद फर्स्ट पेपर शुरू कर दो और सेकंड का रिवीजन शुरू कर दो, ये भी किया जा सकता है ना। ये आपकी क्षमताओं के ऊपर है कि आपका कौन सा पार्ट कितना कैसा कमज़ोर है, ठीक है क्या है। अब बिल्कुल ही कुछ नहीं आ रहा है तो कोशिश करो कि सेकंड पेपर को मोस्टली टाइम दो, थोड़ा बहुत फर्स्ट पेपर को भी टाइम दो, है ना। इस तरह से काम शुरू कर दो। अब ये तो रणनीति हो गई। फिर बात आती है सामग्री की। अब सामग्री चयन कर लो। आप पुस्तकों के साथ में जा सकते हैं, है ना। पुस्तकों के साथ जाते हैं थोड़ा समय अधिक लगता है, ये भी जा सकते हैं। आप ऑफलाइन कोचिंग में भी जा सकते हैं, कहीं पर भी बैठे हैं ऑफलाइन चले गए, आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, है ना। ये आपके ऊपर है। और मैं ये आपको सिर्फ यही सजेशन दूंगा कि अगर पुस्तकें पढ़ते हैं तो पुस्तकों में रहिए, फिर ये तीनों एक साथ मत करो, है ना। ऑफलाइन पढ़ते हो तो ऐसी जगह जाओ जहाँ आपको पुस्तकों की फिर नीड ना है, नौकरी लग जाओ फिर हाँ पुस्तकें पढ़ना, कोई मना नहीं करेगा। पुस्तकें पढ़ना, पुस्तकों में थोड़ा सा अधिक समय लगता है, अंडरस्टैंडिंग बनती है, पुस्तकों में थोड़ी सी मैच्योरिटी चाहिए पढ़ने के लिए भी। जैसे नया स्टूडेंट आया, पुस्तक पढ़ के उसमें से बातें निकाल के और लिखेगा करेगा, तब तक कई बार समय बहुत अधिक चला जाता है। मैच्योर स्टूडेंट है, बहुत पहले से अच्छी तैयारियां करी हुई है, वो पुस्तक पढ़ सकता है क्योंकि उसको पता है कि इसमें छोड़ना क्या है, पढ़ना क्या है। तो एक परिपक्व विद्यार्थी के लिए पुस्तकें बेस्ट होती है। लेकिन जो नया विद्यार्थी कंपटीशन में, उसको कई बार समझ में नहीं आता है कि किताब से निकालना क्या है, और सारी किताब थोड़ी याद की जा सकती है। हमें ऐसी स्थिति बनानी होती है कि परीक्षा से 15 दिन पहले पूरा कोर्स हम अच्छे से रिवाइज कर सकें। अगर केवल पुस्तकों से पढ़ा हुआ होता है तो अंतिम 15 दिन में रिवाइज नहीं हो पाता, और अगर रिवाइज नहीं हो पाता है तो फिर कन्फ्यूजन बने रहते हैं, कन्फ्यूजन रहते हैं तो परीक्षा में डबल डिप में नेगेटिव हो जाते हैं बहुत सारे, और हम बाहर हो जाते हैं। तो मैच्योर स्टूडेंट है, आपने पहले कोचिंग्स वगैरह कर रखी है, तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगा अपने नोट्स और बुक्स पे ध्यान दें। अगर आपके पास सफिशिएंट नोट्स हैं तो बुक्स की फिर भी आवश्यकता नहीं है। मैं बुक्स की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, नौकरी लगने के बाद खूब पढ़िए उसको। अगर आप कहीं ऑफलाइन कोचिंग्स वगैरह जा रहे हैं और आपका कंटेंट पर्याप्त है कि नहीं है, इसको चेक करने के लिए उनके आप वो पुराने पेपर्स वगैरह को देखते रहिए और आपको पता चल जाएगा, है ना। तो आप उसको पढ़ रहे हैं तो फिर इनकी ज़रूरत ज़्यादा रहेगी नहीं। हाँ, ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स ने जो कुछ पढ़ाया है उसको आपने बहुत अच्छे से याद कर लिया है, फिर भी टाइम बच रहा है तो फिर आप पुस्तकें देख सकते हैं। अच्छा, अगर आप ऑनलाइन जा रहे हैं, ऑनलाइन आपको समझ में आ रहा है, तो ऑफलाइन की भी ज़रूरत नहीं है, पुस्तकों की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब ये सिलेक्शन आपको करने हैं। अब ये सब चीज़ें हो जाती है, आपको लगता है कि 60-70% सिलेबस हो गया है, अब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। इससे बेहतर ये होता है कि जैसे जैसे टॉपिक बढ़ते हैं उस टॉपिक की साथ में अभ्यास करते रहें, है ना, साथ में अभ्यास करें। जैसे मैं आपको एक तरीका बताता हूँ अभ्यास का। मान लो कि आपने हिस्ट्री पढ़ रहे थे या ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, ज्योग्राफी में जैसे मान लो ज्वालामुखी पढ़ा, या हिस्ट्री में जैसे सिंधु सभ्यता पढ़ा, जैसे पढ़ लिया, शॉर्ट में नोट्स कर दिए या किताब से पढ़ लिया। उसके बाद उससे संबंधित पुराने पेपर्स में जो भी प्रश्न है ज्वालामुखी के या फिर सिंधु घाटी सभ्यता के, वो सारे प्रश्न सॉल्यूशन कीजिए। उसमें से कोई नया प्रश्न मिलता है तो आपके कंटेंट में ऐड कर दो, और उसके बाद जैसे ही प्रश्न सॉल्यूशन कर लिए उसके उसी समय वापस उस कंटेंट को पढ़ लीजिए जो हमने लिखा है नोट्स में या फिर किताब में। क्यों? उसी समय जब वापस आप पढ़ोगे तो उसमें दो फायदे होंगे। एक तो आपको अपने कंटेंट पे भरोसा हो जाएगा कि मैंने जो पढ़ा उसमें से प्रश्न आ रहे हैं, और दूसरा ये होगा कि आपको प्रश्न की फॉर्मेशन कैसे होती है वो पता चल जाएगा। आपको पता चलेगा कि इन पॉइंट्स पे प्रश्न बनते। फिर जब आप प्रश्न सॉल्यूशन करने के बाद में जब कंटेंट देख रहे होंगे तो आप है वो उन बिंदुओं पे गौर करोगे कि हाँ, यहाँ सवाल बनता है, यहाँ पे इस प्रकार से उस परीक्षा में सवाल बना था। तो इससे होता क्या है? इससे ये होता है कि
आप उन बिंदुओं पे ज़्यादा ध्यान देना शुरू करोगे जो